हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम नया यूनिट जो है यूनिट नंबर 9 वो शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन नाम पे यूनिट नंबर 9 जो है बेटा वो बेस्ड है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो यूनिक पोजीशन ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन। ये यूनिक नाम इसको हम एंड पे देंगे, जैसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, हम पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कहाँ पे देख पाते हैं, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम इसको एक नाम असाइन करते हैं जिसको कहते हैं कि हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो यूनिक है, मतलब बाकी वाले एलिमेंट से जो है थोड़ी हटके है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिक पोजीशन। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने मेरा चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होता है हमसे उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए। लेकिन एक बात मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि फोर्सबली ये बात आपसे नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको लेक्चर्स ऐसे लगते हैं ओनली देन ओके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। बेटा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल में हम सबसे पहले जो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है कि ये जो एलिमेंट हाइड्रोजन है ये थोड़ा सा आपने अपने जहन में रखना है, अदरवाइज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में इसका कोई रोल नहीं है। हाइड्रोजन को डिस्कवर किया है हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैविंग एटॉमिक नंबर 1, ये हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में जो है डिस्कवर किया है और ये फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, देन आपको याद रखना है टेम्पररली प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ एल्कली मेटल्स। जरा ध्यान से देखना बेटा, हमारा क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जब आप एल्कली मेटल्स जिनको हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स कहते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स को ही एल्कली मेटल्स कहते हैं, जिनमें हमारे पास लिथियम होता है सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है, रेबेडियम होता है, सीजियम होता है और फ्रांशियम होता है। बेटा ये हमारा ग्रुप 1 एल्कली मेटल होता है। और यहाँ पे ही इसके टॉप पे इस लिथियम के ऊपर हम यहाँ पे टेम्पररली इस हाइड्रोजन को भी प्लेस करते हैं। दैट इज वाई आई से टू हियर दैट हाइड्रोजन हैज टेम्पररली प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स के टॉप पे। अब सपोज करें कि हम आपसे कहते हैं कि प्यारे बच्चों हमें ग्रुप 1 यानी एल्कली मेटल्स के एलिमेंट्स का ज़रा नाम बताओ, तो यू विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन। ये बात आपने याद रखनी है कि आप हाइड्रोजन से शुरू नहीं करोगे बोलना, आप लिथियम से बोलना शुरू करोगे। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रेबेडियम है, सीजियम एंड सो ऑन। क्लियर? तो तब हम हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे हम वर्ड टेम्पररली यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये टेम्पररली जो है यहाँ पे रख दिया गया है एल्कली मेटल्स के साथ। और अब क्यों रख दिया गया है? क्योंकि ये इनके साथ थोड़ा रजम्बल करता है। क्या करता है? इनके साथ मिलता जुलता है, इसलिए इनको यहाँ पे इनके साथ रख दिया गया है। एक्चुअली बच्चों हम इनका जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल में कुछ रेजम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन रेजम्बल करता है ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स के साथ भी, और ये ग्रुप 17 हेलोजन्स के साथ भी रेजम्बल करता है। लेकिन फिलहाल हमारे सामने पॉइंट ये आ रहा है कि टेम्पररली हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ एल्कली मेटल्स, दैट मीन्स ग्रुप 1 एलिमेंट्स, बट इट इज नॉट इट्स परमानेंट मेंबर। लेकिन ये ग्रुप 1 का एल्कली मेटल्स का परमानेंट मेंबर नहीं कहलाता, ये आप याद रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल इज नॉट जस्टिफाइड येट। अभी तक भी जो है हाइड्रोजन की परमानेंट पोजीशन जो है वो जस्टिफाई नहीं हो पाई है कि वो किस जगह पे हम इसको परमानेंटली जो है वो इसको पोजीशन अलॉट करें। The position of hydrogen in the periodic table is not justified yet due to its resemblance with alkali metals and halogens. अब देखो बच्चों, हम यहाँ पर सोचना शुरू करते हैं कि आखिर हाइड्रोजन के लिए पीरियोडिक टेबल के अंदर एक अपना ओरिजिनल स्लॉट, ओरिजिनल पोजीशन क्यों नहीं है बाकी एलिमेंट्स की तरह। वजह यह है, कारण ये है
कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है कि जो इस किस्म का फीचर अपने आप के अंदर रखता है कि ये ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स जिनको एल्कली मेटल्स कहते हैं उनके साथ भी रिजेंबल करता है, और ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स जिनको हेलोजेंस कहते हैं उनके साथ भी रिजेंबल करता है। यहां से इसकी एनॉमलस पोजीशन का क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। एनॉमलस का मतलब समवट डेविएटेड, कि इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स्ड ही नहीं है। दैट इज व्हाई वी यूज द टर्म एनॉमलस, नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो चूंकि ये एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के साथ भी रिजेंबल करता है, हेलोजेंस के साथ भी रिजेंबल करता है, इस वजह से इसको कोई प्रॉपर प्लेस जो है, प्रॉपर पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं मिलती है। दैट इज व्हाई वी ऑफन से दैट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल इज नॉट जस्टिफाइड येट। सो बेटा अब हम ये रिजेंबलेंसेस थोड़े से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमारे पास इस जनरल क्वेश्चन यानी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल का एक सब पार्ट बनेगा क्वेश्चन का, रिजेंबलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद हेलोजन। मैंने जनरली लिखा रिजेंबलेंस विद हेलोजेंस, रिजेंबलेंस विद हेलोजेंस, तो इट मीन्स कि रिजेंबलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद हेलोजेंस आपने रखना है, ठीक है। समझा रही बात बेटा? यहाँ पे जस्ट अ मिनट, एक्चुअली यहाँ पे ये नहीं है, प्लीज़ फॉरगिव मी, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है मुझसे। रिजेंबलेंस विद, पहले हेलोजन नहीं करेंगे बेटा, रिजेंबलेंस विद एल्कली मेटल पहले करेंगे, ठीक है। पहले एल्कली मेटल्स आएंगे, उसके बाद हेलोजेंस आएंगे, तो पहले हम हेलोजेंस के साथ इनका रिजेंबलेंस करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे रिजेंबलेंस विद एल्कली मेटल्स, क्या लिखेंगे? एल्कली मेटल्स, क्लियर है, या ग्रुप 1 एलिमेंट्स। तो जब हम यहाँ पे एल्कली मेटल्स के साथ इसका रिजेंबलेंस देखते हैं बच्चों, तो हमें यहाँ पे नज़र आने लगता है कि ये चीज़ देखनी है हमको कि आखिर हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के साथ अगर रिजेंबल करता है तो किस किस तरह वो वहाँ पे उनके साथ रिजेंबल करता है। तो हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिजेंबलेंस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि हम सबसे पहली चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे कि देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक प्रॉपर्टी है जो ये हमको बता रही है कि हाइड्रोजन और ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम है। अब आप बताएंगे किस तरह से, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए ये पॉइंट ऑफ रिजेंबलेंस में गिना जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए बेटा, हाइड्रोजन को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? एल्कली मेटल्स के साथ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? Z से हम एटॉमिक नंबर डिनोट करते हैं, आपको पता है Z = 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? यू नो द अपोबाय प्रिंसिपल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हम कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स या शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में, लोवेस्ट एनर्जी शेल में, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, दैट इज 1s। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। व्हाट डज दिस मीन? एटॉमिक नंबर मींस प्रोटॉन नंबर, and when you got the number of proton you will definitely got the number of electrons also। भाई जब आपको पता चला कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर है तो प्रोटॉन नंबर जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। तो एटॉमिक नंबर 1 मिल गया, इसका मतलब 1s, 1 कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसका वैलेंस शेल, मैं वैलेंस शेल की बात करूँ यानी आउटरमोस्ट शेल, तो हाइड्रोजन का भाई शेल एक ही है, चाहे आप इसको पहला कहो या लास्ट वाला कहो, क्लियर। अब देखना जरा, हम अब लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में भी आप देखेंगे कि जिस तरह से हाइड्रोजन में यहां पे वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेटा, इसी तरह से जो एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होंगे उनके वैलेंस शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये तो रिजेंबलेंस हुआ कि भाई वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, क्लियर। देखो लिथियम हम लेते हैं, लिथियम एल्कली मेटल का मेंबर है, ग्रुप 1 का मेंबर है, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s1। तो 1s2 को छोड़िए बेटा, इसको कंपेयर नहीं करना, वैलेंस शेल को देखिए, वैलेंस शेल है 2s1, और एक स्टेप हम यहां पर डाउन आ गए ना, यहां 1s था, यहां 2s लिखेंगे, क्लियर। तो खैर 1s 2s 3s हो, पर वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखिए, तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 हाइड्रोजन वाले केस में, तो
तो लिथियम के वैलेंस शेल में 2s ऑर्बिटल आ रहा है, लेकिन 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सेम हो रहा है, मैच हो रहा है, सिमिलर है, रिजेंबल कर रहा है। क्लियर? इसी तरह से आप दिखाएंगे सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर हो रहा है 11 और हाइड्रोजन के साथ इसको करना कंपेयर, यानी सोडियम के वैलेंस शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। एटॉमिक नंबर 11 मतलब 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 4 6 10 और 1 11। देखिए वैलेंस शेल को देखिए बेटा, अगर आप वैलेंस शेल देखो, शेल अगर आपने निकालने हैं यहाँ पे बच्चों, तो 1s2 हो गया आपका के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, और के शेल हो गया आपका यहाँ पर 2s और 2p जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर उसके बाद वैलेंस शेल है आपका m जिसमें अभी यहाँ पे हमारा 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है सोडियम के लिए। क्लियर है? और लिथियम में 2 शेल आ रहे हैं, के शेल 1s2 और l शेल है इसका 2s वाला यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सोडियम के लिए के, एल और m आ रहे हैं 3 शेल्स। और वैलेंस शेल में जाइए देखिए 3s, कितने इलेक्ट्रॉन है 3s में वैलेंस शेल में? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, रिजेंबलेंस। दिस इज रिजेंबलेंस of hydrogen with alkali metals in terms of electronic configuration. I hope this point is now clear. ठीक है बेटा, to you, आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रिजेंबलेंस का हाइड्रोजन एलिमेंट का एल्कली मेटल्स के साथ, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ यूनी पॉजिटिव आइंस। पहली प्रॉपर्टी को समझो बेटा, हमने हाइड्रोजन का रिजेंबलेंस ग्रुप 1 के साथ बताना है, एल्कली मेटल्स के साथ बताना है, तो इसका मतलब है कि दोनों जो हैं, हाइड्रोजन भी और ये एल्कली मेटल्स भी, ये क्या करते हैं? ये यूनी पॉजिटिव मतलब मोनोवैलेंट, जिसको हम बोलेंगे मोनो, यूनी वन, मोनो वन, मोनोवैलेंट यूनी पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम हाइड्रोजन की बात करें बेटा, हमने अभी जस्ट स्पेशल रिडॉक्स सेक्शन पढ़ी, वहां पर हमने ऑक्सीडेशन नंबर बताया। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल बट इट बिहेव्स लाइक मेटल्स। हाइड्रोजन मेटल तो नहीं है लेकिन मेटल्स की तरह बिहेव करता है। सो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन इज +1। सो व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि हाइड्रोजन जब जनरली रिएक्शन में जाता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके आता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन खो कर आता है, इलेक्ट्रॉन दे के आता है, प्लस इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी को। यूनी पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन दिए? एक इलेक्ट्रॉन। यूनी पॉजिटिव, यूनी मीन्स वन इलेक्ट्रॉन लूजर। सिमिलर इज द केस विद एल्कली मेटल्स। लिथियम को देख लीजिए, लिथियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो वही इलेक्ट्रॉन जो है वो खो सकते हैं इस हाइड्रोजन की तरह। आप लिखेंगे Li, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने ऊपर लिखा 1s2 2s1, तो ये 2s1 वाला 1 इलेक्ट्रॉन लिथियम जब खोएगा तो ये Li पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन भी तो H पॉजिटिव, यानी लिथियम भी यूनी पॉजिटिव और हाइड्रोजन भी यूनी पॉजिटिव। भाई ये तो सेम कैरेक्टर शो हो रहा है। क्लियर? इसी तरह से देखिए बेटा, किसी भी एल्कली मेटल को उठा के हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कीजिए, यूनी पॉजिटिव होंगे दोनों, हाइड्रोजन भी और वो एल्कली मेटल भी। देखिए सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, अभी कॉन्फ़िगरेशन भी दी मैंने ऊपर, 11 है ना एटॉमिक नंबर। 1s2 2s2 2p6 और 3s1, तो ये वैलेंस शेल में 3s1, यही इलेक्ट्रॉन इसका खो जा सकता है, ये खो सकता है इसे, एक इलेक्ट्रॉन को, मेटल है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो लेकिन कितना बनेगा जब सोडियम इस वैलेंस शेल के एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा? Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव, La पॉजिटिव, ये तो H पॉजिटिव के ही जैसे बिहेव कर रहे हैं। So that is why we say to you that the hydrogen and alkali metals both have the ability of forming a unipositive ion, monovalent ion. Clear बच्चों? unipositive ion बनाते हैं दोनों, एक resemblance ये भी हो गया। Now let's move towards the third resemblance of hydrogen with alkali metals. Third resemblance is both shows, बेटा मैंने शॉर्ट यहाँ पे यूज किया है, both means हाइड्रोजन और जिसके साथ उन्हें आप कंपेयर कर रहे हो। हम हाइड्रोजन को कंपेयर कर रहे हैं एल्कली मेटल्स के साथ, तो हम बताएंगे बोथ हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स शोज +1 ऑक्सीडेशन नंबर या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये मैं जनरली बोल रहा हूं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे आप लिखेंगे जनरली स्पीकिंग। क्लियर? इसको मैं आपको यहां पे बताता हूं। सपोज करो बेटा कि हाइड्रोजन को आप किसी एलिमेंट के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। सपोज करें हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, इसको एक नॉन मेटल के साथ अगर मैं रिएक्ट करता हूँ क्लोरीन के साथ, तो ये बनाएगा HCl,
और अगर मैं इसको बैलेंस करने बैठूं तो यहाँ पे आपको पता है हिट एंड ट्रायल मेथड से मेरे पास क्लोरीन 2 यहाँ है, तो 2 क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मैं ट्वाइस यूज़ करूँगा, 2 यूज़ करूँगा, जिसमें हाइड्रोजन मेरे 2 हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, H2 करूँगा। ठीक है, H2 + Cl2 यू नो 2 HCl आएगा। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए बेटा कि HCl जब हाइड्रोजन कंपाउंड करता है तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहें तो हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो -1। तो हाइड्रोजन जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है, उसकी भी मैं बात करूंगा, मैंने एक्सेप्शन लिखी हुई है, लेकिन पहले जनरल सेंस से समझा रहा हूँ। क्लोरीन का -1 आ गया तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन का क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा। अब जरा देखना, मैंने कहा हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 जनरली आएगा। अब जरा मैं एल्कली मेटल को लेता हूं, कौन सा एल्कली मेटल ज्यादा प्यारा है आपको, जो जिसका नाम जल्दी से आ जाता है, सोडियम। यस, सोडियम। सोडियम का नाम सबसे पहले आ जाता है, जरूरी नहीं है आप लिथियम से शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैंने एज एन एग्जांपल सोडियम ले लिया। अगर मैं सोडियम की रिएक्शन इसी क्लोरीन से कराऊं, ये बनाएगा कंपाउंड NaCl, यू नो वेरी वेल, NaCl बनाएगा, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, -1, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ग्रुप 17 का 1 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो यूनी नेगेटिव। क्लोरीन की बात, हेलोजन की बात कर रहा हूं, लेकिन किससे लेगा, कंबाइनर से। इसका कंबाइनर इस समय क्या है, सोडियम, तो सोडियम के वैलेंस शेल में अभी आपको दिखाया 1 इलेक्ट्रॉन, वो ये लॉस करेगा +1। जरा यहां पे देखिए, हाइड्रोजन ने कंपाउंड में जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किया, एल्कली मेटल ने कंपाउंड में जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया। ये मैं कह रहा हूं बोथ शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली, क्लियर। अब साथ में लिख रहा हूं एक्सेप्शन भी, एक्सेप्ट, लेकिन अलावा इनके मेटल हाइड्राइड्स। लेकिन जब तुम मेटल्स को ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे, उस समय हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 के बजाय -1 होगा। क्यों? क्योंकि मेटल्स जो हैं ये बुनियादी तौर पर बेसिकली इनका काम ही होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करना, इलेक्ट्रॉन लॉस करना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो भाई अगर हाइड्रोजन भी लॉस ही करना सीखे तो यहां पे गिव एंड टेक, गिव तो आ रहा है, देना तो हो रहा है यहां पे सक्सेसफुल, बट लेना नहीं है, तो फोर्सबली हाइड्रोजन को कहेंगे आप नॉन मेटल हो, आप यहां पे इलेक्ट्रॉन लीजिए, गेन कीजिए फोर्सबली। तो ऐसी सूरत में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या बनेगा बेटा, -1 बनेगा। ये थोड़ा आप याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ resemblance of hydrogen with alkali metals is both hydrogen and alkali metals acts as reducing agents। क्या बता रहा हूं, दोनों हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स जो हैं ये क्या बिहेव करते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स बिहेव करते हैं। अगर आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा ना अच्छे से पीछे, जो मैंने पढ़ाया आपको रिडॉक्स रिएक्शन, तो जाके आपको ये चीज समझ आ जाती है, आ जा सकती है कि हाँ सचमुच में हाइड्रोजन और एल्कली मेटल जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स ही बिहेव करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट को पहले समझो भाई, रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट आप एक ऐसे सबस्टांस को बोल सकते हो, एक ऐसे एटम को बोल सकते हो विच हैज द कैपेबिलिटी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो स्पेशियस इलेक्ट्रॉन लॉस करे उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, और जो एक्सेप्ट करे उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम कह रहे हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट्स बिहेव करते हैं। हाइड्रोजन जनरली हैज द एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स, इट बेसिकली बिहेव्स लाइक मेटल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, बट इट इज नॉट मेटल। लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव कर सकता है। और बदले में अगर एल्कली मेटल्स को देखा जाए, एल्कली मेटल्स भी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही है ना, तो वो भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि दोनों हाइड्रोजन और ये कौन से बेटा, एल्कली मेटल जो हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट्स बिहेव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूजर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स होते हैं। नेक्स्ट, resemblances both have strong affinity to combine with non-metals like oxygen, like sulfur, like halogens, etc. Hydrogen has affinity to combine with oxygen, sulfur and halogen. Alkali metals also has the affinity to combine with these non-metals, oxygen, sulfur, halogens. So their compounds formed will be as
हम यहाँ पर बताएंगे रेजेम्बलेंस क्या है। सबसे पहले बताएंगे ऑक्साइड्स जैसे कंपाउंड, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा ये बनाता है जैसे वाटर, सिंपलेस्ट एग्जांपल वाटर H2O, फार्मूले को देखो H2O। लेकिन अगर एल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो भी एल्कली मेटल ऑक्साइड बनाएगा, या हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, वो एल्कली मेटल ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन देखो सेम जैसा बिहेवियर इसका आ रहा है LiH2O वैसा ही Li2O, एल्कली मेटल भी 2 और ऑक्सीजन, इस तरह का फार्मूला। Na2O K2O, जैसे H के साथ 2O करके हम बना रहे हैं ना ऑक्साइड, वैसे ही बन रहा है एल्कली मेटल का भी ऑक्साइड। क्लियर। सल्फाइड्स के साथ देखते हैं बच्चों। सल्फाइड्स में कहेंगे कि हाइड्रोजन जब सल्फर के साथ रिएक्ट होता है, लेकिन एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि सर हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या है। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखाया कि पहले आपको सिंबल चाहिए। हाइड्रोजन का सिंबल H है, सल्फाइड का सिंबल मतलब आप यहाँ सल्फर लिखेंगे, सल्फाइड सल्फर से बनेगा। तो दूसरी चीज़ हमको सिंबल के बाद लिखनी होती है वैलेंसी। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+ है और सल्फर की वैलेंसी 2 नेगेटिव है। सल्फर ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट ऑट करने के लिए। प्लस माइनस छोड़िए, क्रॉस कीजिए वैलेंसीज। सल्फर की 2 वैलेंसी हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी सल्फर को। फार्मूला बनेगा H2S1, और अगर S1 में ना भी लिखो सिंपली लिखेंगे H2S। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे लिखा है सल्फाइड, हाइड्रोजन का सल्फाइड H2S। ऐसा ही सल्फाइड बनेगा एल्कली मेटल का भी Na2S, यानी NaS नहीं बनेगा, Na2S H2S की तरह। Ks नहीं बनेगा, K3 नहीं बनेगा, K4 नहीं बनेगा, बल्कि K2S। इसी तरह से जिस तरह से हाइड्रोजन इस सल्फर के साथ कंबाइन होकर H2S जैसा कंपाउंड बना रहा है सल्फाइडिक कंपाउंड, वैसा ही बेटा एल्कली मेटल भी बिहेव करेगा सल्फर के साथ और रिस्पेक्टिव सल्फाइड बनाएगा। नेक्स्ट है हैलाइड्स भी बनाते हैं ये एक जैसे, ये भी रिजेम्बलेंस है इनका। हाइड्रोजन जब हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे हाइड्रोजन H2 + Cl2 गिव्स HCl, नॉर्मल फार्मूला है। लेकिन बैलेंस करेंगे, क्लोरीन 2 हैं तो ये ले लो भाई, ये ले लो क्लोरीन 2 और हाइड्रोजन 2, ये यहाँ पर ट्वाइस करने से आ ही गए। कहने का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन जब हेलोजन के साथ रिएक्ट होता है तो ये HX जैसा कंपाउंड जनरली फॉर्म करता है। क्या करता है? HX, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड्स या हेलोजन एसिडेशन को बोलते हैं। और जब एल्कली मेटल हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है वो बनाता है एल्कली मेटल हैलाइड। लेकिन सेम जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ HCl जैसा कंपाउंड, वैसे NaCl। यहाँ पर नहीं हुआ Na2Cl, वो गलत हो जाएगा, वैसा नहीं बनेगा। K2Cl नहीं आएगा, KCl। देखो ना, इसको फॉलो करो, जैसा हाइड्रोजन हेलोजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड करेगा वैसा एल्कली मेटल, रिजेम्बलेंस है भाई। HCl ये भी बनाएगा, NaCl ये बनाएगा, KCl ये बनाएगा, LiCl ये बनाएगा। क्लियर है बेटा? अब है रिजेम्बलेंस विद हेलोजेंस। देखो बच्चों, अगर हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ एल्कली मेटल्स के साथ ही रिजेंबल करता तो इसकी पोजीशन परमानेंट होती ग्रुप 1 के साथ। लेकिन क्योंकि ग्रुप 1 के साथ ये ग्रुप 17 हेलोजेंस के साथ भी रिजेंबल कर रहा है, इसीलिए इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स्ड नहीं मानी जाती, एनॉमलस पोजीशन मानी जाती है। ठीक है, नॉट अ फिक्स पोजीशन मानी जाती है। तो हम दूसरा रिजेम्बलेंस पढ़ेंगे अब, रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद हेलोजेंस, कि किस तरह से हाइड्रोजन अब हेलोजेंस के साथ, जिस तरह से हमने सीखा कि हाइड्रोजन किस तरह से ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स के साथ रिजेंबल करता है, इसी तरह हम सीखेंगे कि किस तरह से हाइड्रोजन जो है वो रिजेंबल करता है हेलोजेंस के साथ। सबसे पहले हम देंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस require 1 electron to acquire suitable electronic configuration, that is nearest inert gas configuration. देखो बच्चों, अगर आपको याद हो कंपैरेटिव स्टडी करना सीखिए। हमने रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल्स में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का प्रॉपर्टी लिया एक्सप्लेनेशन के लिए, रिजेम्बलेंस, ठीक। लेकिन वहां किस तरह से बताया था, वहां पर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे थे। लेकिन यहां पे हेलोजेंस के साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का रिजेम्बलेंस किस तरह से ले रहे हैं कि देखो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स में जो 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को चाहिए एक ही इलेक्ट्रॉन अपनी नजदीकी नोबल गैस जैसी कन्फिगरेशन बनाने के लिए, यानी एक स्टेबल कन्फिगरेशन बनाने के लिए। जैसे मैं आपको समझाऊं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 1, क्लियर है? तो हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर पे स्टेबल तो नहीं है। हमने आपको स्टेबिलिटी रूल बताया, ऑक्टेट रूल, लेकिन वहां पे साथ में बताया कि भाई याद रखना कुछ एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह ऐसा भी है जिसके लिए ऑक्टेट करना दूर की बात है, उसके लिए क्या रख लेते हैं, डुप्लेट।
कि अगर उसके वैलेंस शेल में डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं तो भी स्टेबिलिटी दे दो। क्लियर? तो हाइड्रोजन को जब 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा H नेगेटिव, ये हाइड्राइड आयन बनेगा। तब हाइड्रोजन है ना, ये इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन और दे देंगे तो ये क्या बनाएगा, H नेगेटिव हाइड्राइड आयन बनेगा ये यानी स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, डुप्लेट बनेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे इसमें। पहले हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन था, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन, जैसे मेटल वगैरह से गेन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, डुप्लेट बना देगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन बना देगा अपने शेल में। अपने एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको डुप्लेट बोलेंगे, तो स्टेबल हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन के बरक्स। इसी तरह से देखिए फ्लोरीन को, देखिए जरा, फ्लोरीन ग्रुप 17 का मेंबर है, एटॉमिक नंबर 9 है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 17 का कोई भी एलिमेंट देखिए, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब हम फ्लोरीन जैसे हेलोजन ग्रुप वाले एलिमेंट्स को 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, वो F नेगेटिव बनेगा। जरा कॉन्फ़िगरेशन देखिए, देखो बेटा, हाइड्रोजन की जब खुद की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी 1s1, जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया 1s2 हो गया, तो 1s2 स्टेबल है देन 1s1, 1s1 इज अनस्टेबल, 1s2 इज स्टेबल। क्लियर? और 1s2 जब इसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके लाई हाइड्रोजन ने, तो कैसा हो गया, नजदीकी नोबल गैसेस, नजदीकी नोबल गैस का जैसा हो गया। तो 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाली नोबल गैस मालूम है कौन सी है, हीलियम। तो बेटा अगर हाइड्रोजन जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डुप्लेट स्टेट पे हीलियम जैसी हो जाती है, क्योंकि हीलियम उसकी नजदीकी नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। ठीक है, इसी तरह से फ्लोरीन को देख लीजिए, फ्लोरीन की एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 9 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p5 2 4 और 5 नाउ, और जब ये प्लस इलेक्ट्रॉन करेगा तो ये 10 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 2 2 4 से 10, लेकिन लिखेंगे इसको F नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव फ्लोराइड आयन। लेकिन ऐसे में जब ये फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये कैसा हो जाता है, अपनी नज़दीकी, देखो मैं आपको बता दूं, नोबल गैसेस हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, एंड नाउ अगेनिसन भी, लेकिन फिलहाल उसकी प्रॉपर्टीज अंडर इन्वेस्टिगेशन है। फिलहाल आप यहाँ तक याद रख लीजिए, रेडॉन तक। तो यहाँ पर बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियॉन की जैसी होती है। देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो 10 है, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है, क्रिप्टॉन का जो है वो 36 है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे आप, तो ये नियॉन जैसा हो जाता है। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन, नियॉन इज 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इट हैज़। तो ये नियॉन का जैसा हो जाता है जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अगर सपोज करें आप बताएंगे सर क्लोरीन का बता दीजिए थोड़ा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले बताइए, 1s2 2s2 2p6, कितना है एटॉमिक नंबर इसका 17, 2 2 4 6 10, 2s2 2p6 3s2 3p5, गिनना 2 4 6 10 2 12 5 10 17 17। ठीक है बेटा तो यहां पे आप बताओगे कि सर 3s2 3p5 है, जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये 3p5 में 1 इलेक्ट्रॉन जाके 3p6 हो जाएगा, जो कि स्टेबल है। तब उसमें बनेंगे 2 4 6 10 2 12 तो 6 18 आर्गन जैसा हो जाएगा। वो क्लोरीन कैसा जैसा हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अपना नजदीकी, उसकी नजदीकी नोबल गैस है आर्गन विच कैरीज 18 इलेक्ट्रॉन्स, उसका जैसा हो जाएगा, स्टेबल वन। क्लियर? नेक्स्ट रिजेम्बलेंस पढ़ेंगे बेटा सेकंड वन हम, कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू हेलोजन। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट क्लोजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कहा जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन और हेलोजन्स की कंपैरेबल है, यानी ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्यों भाई, जब हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी सर डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, क्यों? मैंने आपको कहा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी का याद रखो कि अगर एटम का साइज कम है तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन ज्यादा बनेगी, यू विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल देन। बट इन केस अगर आपके एटम का साइज बड़ा है तो फिर यहां पे
न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन कम होगी जब साइज ज़्यादा होगा, तो एनर्जी कम लगेगी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होती है? इंक्रीज, पहले साइज कम फिर ज़्यादा। तो दैट इज़ वाई मैंने कहा भाई ये एटॉमिक साइज के साथ डाउन द ग्रुप आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी पहले वाले एलिमेंट में आयनेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा लगेगी क्योंकि वहाँ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद नीचे नीचे कम लगनी शुरू हो जाती है जैसे जैसे साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ हो। लेकिन पहुंचते पॉइंट अब हम कहते हैं अक्रॉस द पीरियड क्या होता है सर? अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है इसका मतलब कि पिछले वाले एलिमेंट का साइज किसी भी सीरीज में जाकर देख लीजिए, सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड वगैरह में देख लीजिए कि अगर हम देखते हैं यहाँ से सपोज करिए हम लिथियम से शुरू हो रहे हैं, ये आपका लिथियम आ गया, ये आपका इसके आगे जो है लिथियम के आगे कौन सा आ जाएगा बेटा? बेरिलियम आ जाएगा। बेरिलियम लिथियम ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सब में दो दो शेल होंगे इस पीरियड में आगे की तरफ जितने एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन लिथियम का साइज सबसे ज़्यादा होगा। आगे बेरिलियम का साइज शेल तो दो ही होंगे लेकिन साइज थोड़ा घट जाएगा। क्यों? कारण क्या है? ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जब आगे की तरफ जाए भाई लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 हो गया, जो इलेक्ट्रॉन आया वो इसी वैलेंस शेल में ऐड हो रहा है और न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ रहा है, जिसके कारण इस न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बढ़ रही है और ये वैलेंस शेल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको पुल लग रहा है यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने के कारण इस न्यूक्लियस की ओर ये श्रिंक हो रहा है, कम हो रहा है। अगला एलिमेंट और आपको कम दिखेगा साइज। पहुँचते 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 आप इसमें पहुँचेंगे कहाँ पर बेटा? एक नोबल गैस वाले एलिमेंट पे। हर रेस्पेक्टिव पीरियड में एक नोबल गैस एंड पे मिलेगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई उस नोबल गैस को जब तुम कंपेयर करने लगोगे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन तो भाई वेरी फर्स्ट एलिमेंट है, इसका जो क्या कहते हैं ये जो साइज है, ठीक है, इसका जो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो बेटा इसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो सबसे कम लगेगी, सबसे कम है भाई, पहले है ना, आगे की तरफ जाओगे तो इसका मतलब इसका साइज सबसे ज़्यादा है पीरियडिकली अगर हम देखें तो। लिहाजा हम कह रहे हैं कि जब हम पहुंचते हैं इन ग्रुप नंबर 18 यानी जिन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस हो जाती हैं। यानी मान लो कि वहाँ पर कितने हैं बेटा? वहाँ पर अब चूंकि ट्रेंड आ रहा था कि भाई साइज़ कम, मान लो कि यहाँ से साइज़ बड़ा आ रहा था, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया। अब जब तुम पहुँचे, मानो यहाँ हाइड्रोजन से तुम चले थे और यहाँ पे जब तुम देख रहे हो कि अगर हम इनको कंपेयर करने लग रहे हैं किसके साथ? हेलो इन ग्रुप 18 के साथ, नोबल गैसेस के साथ, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई देखो यहाँ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है आपस में रिपल्शन करने लगते हैं और रिपल्शन से थोड़ा इनका साइज जो है एज कंपेयर टू द मिडल वंस, इससे पीछे जो इफेक्ट डिक्रीज आ रहा था वो थोड़ा सा क्या हो रहा है? रिपल्शन होगी तो ये आउटवेज इस वैलेंस शेल को इनर शेल से क्या हो जाएगा? इसको धक्का बाहर की तरफ पड़ेगा, थोड़ा सा ये हम बोलेंगे कि बड़ा हो जाएगा, यानी हम जब उसको कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो उसका जैसा हो जाता है, उससे रिजेंबल करने लगता है, उससे मिलता जुलता नजर आता है। दैट इज वाई वी से हियर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू हैलोजेंस। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है एटॉमिक साइज जब हाइड्रोजन और हैलोजेंस का बेटा, सॉरी ये क्या कहते हैं इसको, ये जो मैं अभी कह रहा था कि इसका जैसा हो जाता है बेटा, ये इसको नहीं लेना, क्या कहते हैं ग्रुप 18 जिन्हें आप नोबल गैसेस कहते हैं, ग्रुप 17 की वहाँ पे बात करना, ग्रुप 17 कि ग्रुप 17 में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस हो जाती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस होने के कारण इनका साइज जो पीछे से डिक्रीज आ रहा था ग्रुप 17 से पीछे, ग्रुप 17 तक पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस होने के कारण इसका साइज डिक्रीज होने के बजाय हाइड्रोजन का जैसा रह जाता है, जितना मतलब लगभग हाइड्रोजन का साइज होता है उतना रह जाता है। तो फिर जितनी आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन को लगेगी भाई उतनी तो लगेगी ग्रुप 17 वाले को। तो दैट इज वाई वी से दैट कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन इज ऑलमोस्ट सिमिलर। और सिमिलर किस तरह से कि इनके साइजेस सिमिलर हैं, और मैंने कहा आपको कि भाई जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो ट्रेंड आ रहा था एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा था, लेकिन जब हम पहुंच जाते हैं हैलोजेंस पर तो हैलोजन पे साइज कांस्टेंट रह जाता है और यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण जो कि हो जाता है लगभग
हाइड्रोजन के जैसा है, और फिर जिस तरह से दोनों इनके साइजेस अगर लगभग सेम है तो जितनी आयनेशन एनर्जी हाइड्रोजन को लगेगी लगभग उतनी ही आयनेशन एनर्जी जो है वो हेलोजेंस को भी लगेगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो दैट इज वाई वी से हियर आयनेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द हेलोजेंस। नेक्स्ट है बेटा फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन। अभी पीछे पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ यूनी पॉजिटिव आयन, तब वो जब कहा था कि हाइड्रोजन जनरली मेटल्स की तरह बिहेव करता है +1, लेकिन अब कह रहे हैं यूनी नेगेटिव, इसमें कैपेबिलिटी ये इलेक्ट्रॉन गैन भी कर सकता है। हाँ यूनी नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला, ठीक है, यूनी नेगेटिव, वन इलेक्ट्रॉन गैनर, वन इलेक्ट्रॉन गैनिंग स्पीशीज भी बिहेव कर सकते हैं दोनों हाइड्रोजन और हेलोजन। तो बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस फॉर्म मोनोवैलेंट एनाइंस। मोनोवैलेंट मतलब एक, यूनी वैलेंट एनाइंस भी बोल सकते हो। एनाइन मतलब नेगेटिवली चार्जड आयन। यहाँ इलेक्ट्रॉन लेंगे देंगे नहीं है, बाय गैनिंग वन इलेक्ट्रॉन। कैसे बिहेव करेंगे यूनिवैलेंट आयंस? बाय गैनिंग वन इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन को आपने मेटल के साथ रिएक्शन करवाया तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गैन करेगा मेटल से, और H नेगेटिव हाइड्राइड आयन बिहेव करेगा H नेगेटिव। सेम इज द केस विद हेलोजेंस। अगर हेलोजन का जैसे मैंने एग्जांपल लिया क्लोरीन, अगर क्लोरीन के वैलेंस शेल में आप देख रहे हो तो 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो ये 7 जमा 1 कितना बना देगा अपना वैलेंस शेल? ऑक्टेट बना देगा, 8 बना देगा, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन बना देगा। इसी तरह से ब्रोमीन के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 4 6 7। इसको भी अगर इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये गैन करेगा उसे और Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन बनाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन गैनर आपका हाइड्रोजन भी है और 1 इलेक्ट्रॉन गैनर आपके हेलोजेंस भी हैं। दिस इज द रिजेम्बलेंस, दिस इज हाउ हाइड्रोजन रिजेम्बल्स विद हेलोजेंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन। क्लियर? तो नेक्स्ट है बच्चों बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये हो गई एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स, कैसे एग्जिस्ट कर, एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस। एटॉमिसिटी दूसरे लफ्जों में हाइड्रोजन भी, बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस आर डाई एटॉमिक इन नेचर। डायटॉमिक जब आप लिखते हैं हाइड्रोजन H2 लिखते हैं, तो हेलोजेंस लिखते हैं Cl2 लिखेंगे, Br2 लिखेंगे, आयोडीन I2 लिखेंगे। तो दोनों जो है हाइड्रोजन और हेलोजेंस ये भी डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 2 एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक रेजेम्बलेंस हो गया इनका। बोथ नेक्स्ट है बोथ शोज -1 ऑक्सीडेशन नंबर इन देयर कंपाउंड्स। दोनों अपने कंपाउंड्स में -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। जैसे जब मैं हाइड्रोजन को मेटल के साथ रिएक्ट कराऊं तो हाइड्रोजन जो है बेटा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और -1 ऑक्सीडेशन नंबर बिहेव करेगा। मैंने अभी आपको कितनी बार कहा कि जब हाइड्रोजन को मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल्स का काम ही है इलेक्ट्रॉन लॉस करना, तो वो फोर्सबली हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन गैन करवाते हैं। तो अगर सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके हाइड्रोजन से गैन करवाएंगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 बनेगा। तो जब आप हेलोजन को मेटल के साथ, अभी हाइड्रोजन को मेटल के साथ ट्रीट किए हो, अब हेलोजन को भी मेटल के साथ ट्रीट करके देखो, वो भी 1 इलेक्ट्रॉन गैनर है लाइक दैट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिस तरह से एक इलेक्ट्रॉन गैनर है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला है, इसी तरह से हेलोजन भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर -1 शो करने वाले हैं। KCl एग्जांपल है पोटेशियम क्लोराइड, तो यहाँ हेलोजन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, एक इलेक्ट्रॉन गैन करेगा पोटेशियम से। इसी तरह से सोडियम ब्रोमाइड, इसमें आपका जो हेलोजन ब्रोमीन है वो एक इलेक्ट्रॉन गैन करेगा सोडियम से। इसी तरह से है कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड, लेकिन -1 है, एक हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन का बनेगा -2, तो एक कैल्शियम को देने पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, उसका बनेगा +2 -2 ओवरऑल ये CaH2 न्यूट्रल है। लेकिन हम कह रहे हैं एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या बन रहा है? -1। क्लियर बच्चों कि ये एक इलेक्ट्रॉन गैनर है और दोनों रिजेंबल कर रहे हैं इस चीज में, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, हेलोजेंस का भी और हाइड्रोजन का भी, यानी हाइड्रोजन का भी और हेलोजेंस का भी। इन एग्जांपल से हमने आपको समझाई ये बात। नेक्स्ट है बेटा मेनी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजेंस आर ऑफ कोवलेंट नेचर। बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स हाइड्रोजन के और हेलोजेंस के कोवलेंट इन नेचर, यानी दे आर कोवलेंट कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या कर रहा है? CH4 जैसे अल्केन्स की आप बात कर रहे हो, C2H6 करो, C3H7 करो, ठीक है, C2H6 C3H7 नहीं बेटा, C3H8 C4H10, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह, ठीक है, होमोलोगस सीरीज अल्केन्स को ले लीजिए। तो कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली हाइड्रोजन कर सकता है, ठीक है, और हेलोजेंस भी कोवलेंट कंपाउंड ही करते हैं, दोनों की नेचर रिजेंबल कर रही है। भाई जिस तरह से
मैनी कंपाउंड्स हाइड्रोजन के कोवेलेंट आ रहे हैं, इसी तरह से मैनी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन्स आर आल्सो कोवेलेंट. सो दिस इज द रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन इन फॉर्मिंग देयर कोवेलेंट कंपाउंड्स. जैसे यहाँ पर आपके पास इसी तरह से हमने कहा कार्बन को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएं, सिलिकॉन को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएं, SiH4. इसी तरह से हम, और ये दोनों क्या हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये CH4 और SiH4 कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन. अब हेलोजन्स के देखिए, अगर हेलोजन क्लोरीन को आप कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो जैसे CH4 यहाँ लिखा वैसे यहाँ C, लेकिन H की जगह Cl4 लिखेंगे, CCl4. जैसे यहाँ SiH4 लिखा वैसे यहाँ Si सिलिकॉन, लेकिन हाइड्रोजन 4 की जगह पे क्लोरीन Cl4 लिखेंगे. तो क्या मतलब है बेटा, ये सिमिलर कंपाउंड्स, सिमिलर कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं. कौन से? हाइड्रोजन और हेलोजन्स फॉर्म, ठीक है, सिमिलर कोवेलेंट कंपाउंड्स यू कैन से, या मैनी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स आर ऑफ कोवेलेंट इन नेचर, यानी दोनों सेम कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो फॉर्म करते हैं. तो ये थे बच्चों कुछ रिजेम्बलेंसेस एलिमेंट हाइड्रोजन के विद एल्कली मेटल्स के साथ और हेलोजन्स के साथ. अब रिजेम्बलेंस के साथ साथ कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, कुछ डिसिमिलरिटीज भी होंगी. सिमिलरिटीज की का अपोजिट आप बोलोगे डिसिमिलरिटीज या डिफरेंस बोलो. डिफरेंस फ्रॉम एल्कली मेटल्स, पहले हम डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कली मेटल, ऐसे भी आप बोल सकते हो. हाइड्रोजन किस तरह से डिफर करेगा, अगर हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स के साथ रिजेंबल करता है, ये डिफर भी करेगा. जैसे पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम बोल रहे हैं पहला आयनाइजेशन एनर्जी. बताइए सर कैसे आयनाइजेशन एनर्जी में डिफर कर रहा है. देखो हाइड्रोजन जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई होती है. क्यों? इस वजह से किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? एल्कली मेटल के साथ. क्योंकि आपने यहां देखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एटम का साइज क्या चाहिए. अगर तुमको कम आयनाइजेशन एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो साइज बड़ा होना चाहिए. लेकिन हाइड्रोजन वेरी फर्स्ट एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 1, तो इसका साइज बेटा बहुत छोटा होगा. मैं इसको इरेज करके थोड़ा बताऊं कि बहुत छोटा होता है. जितना साइज छोटा होता है एटम का, उतनी उसके पास अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है. तो उतनी एनर्जी हमें वहां पर आयनाइजेशन ज्यादा लगती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. तो बीइंग हाइड्रोजन एज अ लीस्ट साइज्ड एटम, दैट इज व्हाई इट शोज वेरी हाई, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी देन एल्कली मेटल्स. एल्कली मेटल का साइज जो है वो इससे बड़ा है बेटा. कैसे? देखो मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोजन का एक ही शेल है भाई, हाइड्रोजन के पास तो शेल ही एक है, क्लियर. लिथियम की बात करोगे 1s2 2s1, उसमें तो 2 शेल्स हैं, तो जो दूसरा शेल आया क्या ये साइज को नहीं बढ़ाएगा. सोडियम की बात करोगे बेटा, ये भी एल्कली मेटल है, उसमें 3 शेल्स आएंगे, क्या 3 शेल्स आ रहे हैं भाई, इनका साइज नहीं बढ़ेगा. ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, बॉन्ड डिस्टेंस, एटॉमिक साइज, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस अप टू द वैलेंस शेल, इसी को एटॉमिक साइज बोलेंगे जनरली, जिसको हम एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का कितना डिस्टेंस था भाई, कम लग रहा है. और यहाँ लिथियम का देखिए 2 शेल्स के कारण ज्यादा, सोडियम में 3 शेल्स के कारण ज्यादा. तो क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि साइज जहां पर कम वहां आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा. तो इन 3 में देखिए हाइड्रोजन का साइज, एक ही शेल है, कम होगा साइज एज कंपेयर टू एल्कली मेटल, लिथियम एंड सोडियम एंड बाकी वाले भी. तो अगर एल्कली मेटल से इसका साइज कम है तो भाई यहाँ पे आपको आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी हाइड्रोजन में देन एल्कली मेटल्स में. यानी कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोजन के केस में आपको आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, लेकिन एल्कली मेटल्स में आपको कम एनर्जी लगेगी रिमूव करने के लिए, क्लियर. नेक्स्ट वन इज एटॉमिसिटी, डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल्स इन एटॉमिसिटी. हाइड्रोजन डायटॉमिक, अभी मैंने पीछे पढ़ा है हेलोजन्स के साथ भी बेटा रिजेम्बलेंस में, लेकिन यहाँ डिफरेंस में पढ़ रहे हैं. ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी एटॉमिसिटी, रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली ये हेलोजन्स के साथ, लेकिन अभी ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं डिफरेंस में, डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल्स में. हाइड्रोजन डायटॉमिक की नेचर एग्जिस्ट करता है, लेकिन एल्कली मेटल्स मोनो एटॉमिक हैं. आप लिखेंगे हाइड्रोजन को H2 करके, लेकिन आप लिखेंगे एल्कली मेटल्स को NaLi हैं, इस तरह से करके लिखेंगे. समझा रही बात आपको? K इस तरह से करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे Na2 H2 K2, नहीं, ये गलत है. मोनो एटॉमिक फॉर्म में लिखेंगे NaLi K वगैरह करके हम इनको लिखेंगे एल्कली मेटल्स को. लेकिन अगर हाइड्रोजन को देखेंगे तो उसको H2 की शक्ल में लिखेंगे, डायटॉमिक. तो डिफरेंस है ना, ये डायटॉमिक है, वो मोनो एटॉमिक है, ये डिफरेंसेस हो गए, क्लियर बच्चों. अब लिखोगे तुम थर्ड डिफरेंस, नेचर. इनकी नेचर क्या है, किन की नेचर, जिनका डिफरेंस बता रहे हो, हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स का.
हाइड्रोजन एक टाइपिकल नॉन मेटल है। एल्कली मेटल्स की बात करेंगे वो टाइपिकल मेटल्स है। हाइड्रोजन, मैंने बार बार ये चीज बताई, हाइड्रोजन मेटल की तरह बिहेव करता है, मेटल नहीं है। समझा रही बात? तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है नेचर में और एल्कली मेटल्स टाइपिकल मेटल्स है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है नेचर ऑफ कंपाउंड्स। अगर कंपाउंड्स की बात करें, हाइड्रोजन फॉर्म्स मैनली कोवलेंट कंपाउंड्स, ये बात याद रखना। हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। हाइड्रोजन कौन से कंपाउंड करता है? कोवलेंट कंपाउंड्स, म्यूचुअल शेयरिंग वाले कंपाउंड्स, जहां म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कोवलेंट बॉन्ड हो, वो कोवलेंट कंपाउंड्स ये बनाता है मैनली। Whereas if we talk about alkali metals, अगर alkali metals की बात करें, alkali metals group 1 elements form ionic compounds. They are metals because since they are metals, क्योंकि alkali metal मेटल हैं भाई, तो metals जो हैं वो थोड़ी ना बनाएंगे कोवलेंट कंपाउंड। मेटल्स का काम तो है इलेक्ट्रॉन लॉस करना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फाउंड बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंशियल ऑफ अ मेटल, जो लेने वाला होता है उसकी तरफ जो वे ट्रांसफर मेटल से वैलेंशियल से इलेक्ट्रॉन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा एल्कली मेटल्स जो हैं वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन जो है वो आयनिक कंपाउंड के बजाय कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो डिफरेंस है, सिमिलरिटी नहीं है, ये डिफरेंस है। फिफ्थ डिफरेंस आप बता रहे हैं कि यहां पर आप बताएंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में किस तरह का डिफरेंस बनेगा हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स के साथ? हम बताएंगे, देखो भाई, जो जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाओगे, जैसे मान लो वाटर है H2O भाई, तो ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन न्यूट्रल होगा। मैं आपको बताऊं कि बच्चों मुझे वाटर बताओ, वाटर एसिडिक है, वाटर बेसिक है, या वाटर एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? तो हमारा आंसर होना चाहिए न्यूट्रल है। क्या है ये? न्यूट्रल है हाइड्रोजन का ऑक्साइड। लेकिन इफ यू टॉक एट द सेम टाइम अबाउट द ऑक्साइड ऑफ एल्कली मेटल, अगर इसी ऑक्सीजन को हम एल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करके एल्कली मेटल जैसा ऑक्साइड बनाएं तो वो बेसिक इन नेचर होता है, यानी वो बेस ट्रीट होता है, एसिड बेस होता है ना, विच गिव्स H पॉजिटिव वगैरह। जो अरहेनिस कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने, ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, उसके बाद ये क्या कहते हैं आपने पढ़ा, लेविस कॉन्सेप्ट, वो सारा याद रखो। या सिंपली याद रखो कि जो H पॉजिटिव दे एसिड, जो OH नेगेटिव दे बेस, डिसोसिएशन पे। तो एल्कली मेटल्स का ऑक्साइड बेटा क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। क्लियर है? तो ये डिफरेंस है इसके ऑक्साइड्स में। नेक्स्ट है बेटा, ये तो डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कली मेटल्स था। अब पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हेलोजेंस। अब हाइड्रोजन हेलोजेंस के साथ किस तरह से डिफर करेगा? तो पहला पॉइंट फिर हम दे रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताएंगे? देखो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट होता है। तो मेटल हाइड्राइड्स में मैंने आपको बार बार बताया कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट -1 आएगा, तो तब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेने वाला ही है ना। लेकिन अगर हम देखेंगे हेलोजेंस को, तो हेलोजेंस तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव और हेलोजेंस भी इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, तो फिर डिफरेंस क्या बनेगा? डिफरेंस बनेगा, फर्क ये रहेगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट विल बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एज कंपेयर्ड टू हेलोजेंस। हेलोजेन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हाइड्रोजन आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो डिफरेंस है। हाँ, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड शेयर्ड पेयर को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, शेयर्ड पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अगर दोनों की सेम होती तो हम बोलते कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। बोथ डज नॉट हैव द सिमिलर टेंडेंसी, दे हैव डिसिमिलर टेंडेंसी। बोथ डिफर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो दैट इज वाई वी से हियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में डिफरेंस जो बनाया हमने कहा हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हेलोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या इस तरह से लिखिए हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हेलोजन। दूसरा पॉइंट है बेटा नेचर ऑफ ऑक्साइड। यहां पर भी ये डिफर करते हैं हाइड्रोजन और हेलोजन। कैसे? देखो, जो हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, जब आप ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो क्या बनता है? वहां पर जो ऑक्साइड बनता है वो न्यूट्रल बनता है। और ऑक्साइड ऑफ हेलोजन अगर आप देखोगे तो वो एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक। अभी आपने देखा था एल्कली मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। एक चीज यहां पे बता दूं, याद रखना बच्चे, ये जो हेलोजेंस हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स,
ये हेलोजेंस तो माने जा रहे हैं लेकिन ये नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। आप याद रखना, नॉन मेटल का ऑक्साइड बेटा एसिडिक होता है और मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। क्लियर? तो ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन है न्यूट्रल। ये चीज हमने अभी पीछे एल्कली मेटल्स के डिफरेंस में भी कही, ऑक्साइड्स की भाई नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, वहां पर कहा था हाइड्रोजन न्यूट्रल, तो यहां पर भी न्यूट्रल है। लेकिन ऑक्साइड ऑफ वहां मेटल था वो बेसिक था, लेकिन यहां ऑक्साइड ऑफ हेलोजन है जो कि एसिडिक है। तो ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन न्यूट्रल, ऑक्साइड ऑफ हेलोजन एसिडिक, तो ये कहां सिमिलर है? ये तो डिफरेंस है भाई। दैट इज वाई हम डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ही डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन और हेलोजन के समय। तो ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन न्यूट्रल निकलेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन एसिडिक निकलेंगे इन नेचर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट डिफरेंस है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? अनशेयर्ड पेयर, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। H2 मॉलिक्यूल हैज नो लोन पेयर। चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक हाइड्रोजन में भाई एक इलेक्ट्रॉन है। H2 कैसे बनेगा? दूसरा हाइड्रोजन एटम उसके भी पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में म्यूचुअल शेयर करेंगे, H2 बनाएंगे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास था, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लगा दिया। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन आप दोनों का बचा जो अभी बॉन्डिंग के अलावा है? कुछ भी नहीं। तो दैट इज व्हाई वी से दैट H2 मॉलिक्यूल हैज नो लोन पेयर। इसमें कोई अनशेयर्ड पेयर, कोई नॉन बॉन्डिंग, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट हेलोजेंस, लेकिन अगर यही प्रॉपर्टी लोन पेयर्स की देखोगे हेलोजेंस में, हेलोजेंस विल हैव 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग के अलावा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जाने से, बॉन्ड में जाने के बाद भी एलिमेंट के पास बचेगा अनशेयर्ड लोन पेयर। तो जैसे मैं बताऊं यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन का केस तो मैंने बताया अभी। जैसे हेलोजेंस, क्लोरीन, Cl2 मॉलिक्यूल की बात करूं, ये क्लोरीन एटम नंबर 17 है। क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा? 2 पहले वाले शेल में, दूसरे वाले शेल में 8 और वैलेंस शेल में, एम शेल में, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के। लेकिन ये Cl2 है, 2 क्लोरीन है। तो चलो दोनों क्लोरीन्स के अब मैं 7-7 इलेक्ट्रॉन दिखाता हूँ, 2, 4, 6 और 7वां इधर। इसी तरह से ये 2, ये 4 और ये 6 और 7वां इधर। अब जो ये 7वां या मान लो अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों का है, वो आपस में म्यूचुअल शेयर करके ये सिंगल बॉन्ड कर रहा है। लेकिन दोनों क्लोरीन्स के पास भाई 3 पैर्स, एक पैर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पैर, 2 पैर, 3 पैर बच रहे हैं। पर क्लोरीन एटम हम बता रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन पैर एज अ लोन पेयर बच रहे हैं। तो क्या ये डिफरेंस नहीं है? भाई हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कर रहे हो ना, तो हाइड्रोजन के पास तो कोई लोन पेयर ही नहीं है। वेयर एज हेलोजेंस के पास देखें तो 3 लोन पेयर्स हैं एक साथ। हेंस वी कैन कंक्लूड हियर बाय सेइंग दैट हाइड्रोजन हैज यूनिक पोजीशन। क्या लगा आपको ये सब पढ़ने के बाद कि वाकई में एलिमेंट हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो यूनिक है। यूनिक मतलब वो बाकियों से थोड़ी हटकर है भाई, यानी जस्टिफाइड नहीं है। यूनिक पोजीशन को बता दीजिए कि दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड, नॉट जस्टिफाइड, नॉट जस्टिफाइड। क्लियर है बच्चों? तो दैट इज वाई अब आप कहने लगे होंगे कि सर हाइड्रोजन को आखिर प्लेस कहाँ करते हैं? जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं, हमें टेम्परेली, बच्चों मैंने पहले भी कहा, अभी लेक्चर को स्टार्ट करने से ही हम जैसे स्टार्टिंग पॉइंट्स में कह रहे थे रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल्स, वहाँ पर हमने कहा कि हाइड्रोजन इज प्लेस टेम्परेली एट द टॉप ऑफ द अल्कली मेटल्स, वहाँ पे दिखता है। लेकिन कभी किसी पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हो चार्ट जो आपका होता है पीरियोडिक टेबल चार्ट, उसमें कभी देखते हो एरो करके होता है कि हाइड्रोजन को वहाँ से बीच में रख दिया गया होता है, यानी यहाँ हेलोजेंस के साथ और यहाँ से ग्रुप 17 के साथ, इनके साथ कनेक्ट करके बीच में रखा है कि ये इनके साथ भी रिजेंबल कर रहा है, ये हेलोजेंस के साथ भी रिजेंबल कर रहा है। तो इसकी पोजीशन क्या होगी? इंटरमीडिएट। ये दरमियान नेचर का है भाई, उधर भी है इधर भी है, हम इसको कहाँ प्लेस करें? तो ना ही ये ग्रुप 1 का परमानेंट मेंबर, ना ही ये ग्रुप 17 का परमानेंट मेंबर, तो इसकी पोजीशन जो है वो एनॉमलस ही है, यानी यूनिक ही है। क्लियर बच्चों? तो दिस वाज आवर टुडेज क्वेश्चन ऑफ, यू कैन से, द पोजीशन ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया हो। तो पूरी कोशिश की है मैंने ये समझाने की बेटा। स्टिल अगर कोई आपको दिक्कत हुई हो, कोई समझ ना आया हो किसी जगह पे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल टेल यू अगेन एंड अगेन, नो प्रॉब्लम। बट एक चीज़ फाइनली फिर से कहूँगा जो मैंने पहले भी कही थी लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले, कि प्लीज़, अगर क्या जाता है बेटा, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए ना, ठीक है, और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। क्या जाता है भाई,
अगर लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, हाँ फोर्सेबली नहीं, मैं बार बार बोल फोर्सेबली नहीं, अच्छा लगता है कर दीजिए। तो आई होप कि आपको लेक्चर, गारंटी ले लो मेरे से, अगर तुम लेक्चर, और बेटा वहाँ पे बैठ के लेक्चर सुनना है जहाँ पे आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, आप यहाँ से लेक्चर भी देख रहे हो, आप वहाँ से घर में किसी की बातें भी सुन रहे हो, भाई कैसे समझ आएगी। सेपरेट पोजीशन लीजिए, सेपरेट प्लेस फिक्स कीजिए, अपना एक सेपरेट रूम ले लीजिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो। वहां पे भाई अवेलेबल क्यों नहीं होगा, तो वहां पे जाके आप कंसंट्रेशन मेंटेन रखिए, आप अपने साथ पेन रखिए, कॉपी रखिए। बार बार कह रहा हूं, जब तक ना कॉपी और पेन आप रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रहा हूं मैं, वीडियो को पॉज कीजिए आप, और उसके बाद पूरे लेक्चर को आप वहां पे समझ के नोट कीजिए। हैंड रिटन नोट्स बेटा बेस्ट होते हैं, बेस्ट। किसी से भी पूछ लीजिए आप, किसी भी बड़े से बड़े एक्सपर्ट से पूछ लीजिए कि मैं आपको गारंटी देता हूं, हैंड रिटन नोट्स लिख के देता हूं, हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं दे आर बेस्ट फॉर, ठीक है, फॉर एनी पर्सन, किसी भी बंदे के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए, फॉर एनी स्टूडेंट हैंड रिटन नोट्स आर बेस्ट मटेरियल फॉर हिम। क्यों? क्योंकि उस समय उसको जो समझ आती है ना, वही सब कुछ होता है बेटा। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मेरे कहने का मतलब क्या है। आप बच्चों तक, मेरा यही रोल रहता है ऑनलाइन टीचिंग करने का, कि बच्चे को कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो फिर फजूल है भाई, ठीक है। तो ओके, हैव अ गुड डे। और आप सबको जो आने वाला 15 अगस्त है बेटा, उसकी सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एडवांस में कि हम इसको बड़ी धूमधाम से मनाएं हैं परसों संडे के दिन। तो ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।